आज का जो लेक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि पिछले लेक्चर में सारे प्रश्न पत्र की जानकारी आपको दी गई, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर। इस बात को आप अपने दिमाग में रख के चलिए कि पेपर कोई भी हो, पढ़ना आपको सब पड़ेगा। कभी क्लासेस फोर्थ पेपर से शुरू की जाती हैं, कभी थर्ड पेपर से शुरू कर देते हैं, कभी सेकंड से, कभी फर्स्ट से। डिपेंड्स ऑन कि किसका क्या मूड है। ये टीचर के मूड पर निर्भर व्यवस्था है। अगर टीचर हिस्ट्री का है तो वो हिस्ट्री से शुरू कर देगा। टीचर अगर एथिक्स का है तो एथिक्स से ही शुरू कर देगा। अगर टीचर पॉलिटी का है या कोई और ज्योग्राफी का है तो ऐसे शुरू कर देता है। किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत दो तीन चीज़ों पर निर्भर करती है। फर्स्ट, टीचर किस सब्जेक्ट का है। सेकंड, थोड़ा शुरू में स्टूडेंट को इजी गोइंग क्या लगेगा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट आपने शुरू कर दिया जो नेचुरली थोड़ा कठिन है या कठिन नहीं है, तो स्टूडेंट अभी उस तरह के क्लाइमेट में आया नहीं, उस तरह के इन्वायरमेंट में अपने को लाया नहीं। तो ऐसे केसेस में कोशिश रहती कि ऐसे सब्जेक्ट से शुरुआत हो जिसको भले ही टीचर तो पढ़ाते पढ़ाते हर चीज़ आसान कर लेते हैं। कोई भी टीचर होगा अगर वो वाकई में पढ़ाता ही है तो फिर वो तो धीरे धीरे सारी चीज़ आसान कर लेता है। लेकिन डिपेंड्स ऑन कि अगर कोई टीचर अगर किसी चीज़ को पढ़ा रहा है और वो जान गया है कि कोई चीज़ पढ़ाने में क्या सरलता है, क्या कठिनाई है, तब उसकी जिम्मेदारी है कि पहले विद्यार्थी को थोड़े सरल से लेके चले। और धीरे धीरे जब आप एटमॉस्फेयर में होल्ड करने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में जमने लगते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ लें। कभी आप एग्ज़ाम देते हैं, देखिए कि पहला प्रश्न लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। पहला क्वेश्चन जब करते हैं तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन लास्ट का क्वेश्चन, यानी अगर पहला क्वेश्चन में आप 40 मिनट लगाते हैं तो लास्ट का क्वेश्चन 20 मिनट में हो जाता है। स्पीड बढ़ चुकी होती है, टाइम का प्रेशर बढ़ चुका होता है, और आपके जितने नॉलेज होते हैं ना, नॉलेज के इन्वायरमेंट में आप चले गए होते हैं। कभी आप बारात में गए होंगे, शुरू में जब बारात में आप जाते हैं ना तो एक तरफ खड़े रहते हैं, फिर तब तक कोई किसी से आप मिल गया, अरे कैसे हो, कब आए तुम, बोला मैं तो 8 बजे से ही आया हूँ और मैं अभी आया हूँ। फिर देखा लोग नाच रहे हैं, फिर 4-6 लोगों से भेंट हुई, 10-5 मिनट हो गया, आप उस खाना वाला उधर है, गोलगप्पे वाला उधर है, ये सब आइडिया आ जाता है। उसके बाद कोई कहे अरे यार थोड़ा डांस वांस करते हैं, ना नुकुर करते करते फिर नाचने भी लगते हैं। तो जब नाचने लगते हैं तो थोड़ा देर तो नाचने में दिक्कत होती है, उसके बाद खूब नाचते हैं। तो ये हर चीज़ का एक इन्वायरमेंट है कि उस इन्वायरमेंट में कैसे जाएं। तो स्टडी भी एक इन्वायरमेंट में खींचती है, एक अट्रैक्शन इन्वायरमेंट का इसमें भी होता है। तो जब आपका मन लगने लगता है, जब आप विषय की सरलता, गंभीरता, गूढ़ता, स्पष्टता, क्लैरिटी वगैरह अप्रोच समझ जाएं, नेचर समझ जाएं, सिग्निफिकेंस समझ जाएं, इम्पोर्टेंस समझ जाएं, उसका जो एक कह सकते हैं कि स्कोप समझ जाएं, तो आपके अंदर जो है वो चीज़ें बड़ी खलबली मचाने लगती है। और आफ्टर ऑल आपका मन जो होता है वो उस सब्जेक्ट की ओर चला जाता है और वो सब्जेक्ट आपके साथ काम करने लगता है। तो इसमें कोई टेक्निकल कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि हिस्ट्री से शुरू करो या पॉलिटी से शुरू करो या एथिक्स से शुरू करो या साइंस टेक से शुरू, दैट इज़ नॉट कोई, इसमें कोई टेक्निक नहीं है। दैट इज़ बस इतना कि टीचर क्या सोचता है, कैसे सोचता है कि स्टूडेंट को ठीक से समझ में आ जाएगा, बस इतनी सी बात। पढ़ना आपको सब है। आपने कभी देखे होंगे कि आप होटल में जाते हैं, खाना रखा हुआ है, आप पहले क्या खाएंगे, बट खाते सब हैं। कोई देखे होंगे कि दाल चख रहा है, कोई सब्जी उठा खाने लगा, कोई रोटी सब्जी खाने लगा, कोई पहले रायता चख लिया, सब ऐसे करते हैं ना अपना अपना, बट खाते सब हैं। बस वैसे ही समझो
कोई पॉलिटी से शुरू किया, कोई हिस्ट्री से शुरू किया, कोई साइंस टेक से किया, कोई एथिक्स से किया, कोई इंडियन इकोनॉमी से किया, गवर्नेंस से भी हम कर देते हैं, कभी कभी आईआर से कर देते हैं। वो तो डिपेंड्स ऑन कि कैसा मूड है और किस तरीके का इस सिचुएशन को ध्यान में रख करके कर दिया जाता है। तो ये कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि इसका कोई, आप पूछे कि सर पॉलिटी से क्यों, तो मेरे पास बहुत क्लियर जवाब नहीं होगा, जो जवाब है यही होगा। तो आज मैं इंडियन पॉलिटी की एक पूरा क्लाइमेट आपके अंदर डालने जा रहा हूँ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी विद इन आवर आप पूरे भारतीय संविधान को समझ जाएंगे। एलोबरेट करना रहेगा, बट पूरा संविधान क्या है इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। इट मीन्स कि जो संविधान हम लोग पढ़ाने में करीब करीब 80 घंटे 100 घंटे तक ले लेते हैं, उस संविधान को आपको पढ़ने में आज 1 घंटे लगेंगे। पढ़ाने में जो चीज़ 80-100 घंटे लग रहे हों, उसको अगर हम 1 घंटे में आपके अंदर एक इन्वायरमेंट डेवलप कर दें, तो ये भी एक बहुत ही अचीवर फैक्टर है कि एक लेक्चर में पूरे संविधान को समझ जाना। तो इस संविधान में देखें, सिलेबस को छोड़ देते हैं अभी हम, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो वही चीज़ है उसी को भी हम समझाने के बाद आपको सब सिलेबस आप देखें तो आपको लगेगा भाई जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री है, अब उसमें सिलेबस में कई चीज़ नहीं भी लिखा मिलता है तो उसके इंडिकेशन को आपको समझना है, ठीक है ना। तो जैसे किसी शहर में दूसरे शहर का भी नाम होता है, लेकिन एरो बना होता है कि इस तरफ है, तो इसका मतलब नहीं कि नाम वो है तो वही शहर हो गया। कोई देहरादून से सहारनपुर जा रहा हो तो हो सकता है एसबीटी पे सहारनपुर लिखा कहीं मिल जाए ऐसे करके, तो इसका मतलब नहीं वो सहारनपुर है। इंडिकेशन को समझो। और सहारनपुर जाने में 1.5 घंटे लगेंगे, जबकि पढ़ने में कितना टाइम लगा, अरे ये लिखा हुआ है। तो मैं आता हूँ सेकंड पेपर में और उसको मैं आपको समझा देता हूँ। डस्टर गिर गया था यहाँ पे, थोड़ा देखिएगा कोशिश करके आपको दिख जाए। कॉपी में जो सेक्शनाइज करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ को सेक्शनाइज करें आप, तो सबसे पहले तो लेक्चर के फोकस पे रहिए। सबसे पहले ये चीज़ है कि व्हाट इज़ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एक संवैधानिक विधि है, not a general law, it is a constitutional law first. Secondly, Indian constitution depends of Indian rule in Indian constitution या on Indian constitution. इंडिया का कोई भी रूल भारतीय संविधान पर टिका है, ठीक। भारतीय संविधान पर भारत का नियम टिका हुआ है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें पहले अंग्रेज़ चलाते थे इस देश को, तो अंग्रेज़ अपने रूल से चलाते थे। अब जब हम आज़ाद हो गए तो हमें अपना रूल चाहिए, तो वही रूल जो हमने आज़ाद भारत को चलाने के लिए बनाया उसी को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, एक नियम हो गया, रूल हो गया, एक नियम संग्रह हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम हैं, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब बंटा हुआ है। तो जब कैबिनेट मिशन ने मशवरा दिया, एक संविधान सभा बनाया गया उसी के कहने पे, ये सब डिटेल लिखाते समय एक बार फिर चर्चा हो जाएगी, अभी थोड़ा कॉमन ऐसे सुनिए। किया गया, उसके बाद संविधान सभा ने अपने को अलग अलग कमेटी बनाई, कोई झंडा कमेटी हो गई, कोई प्रारूप समिति की, जैसे अम्बेडकर साहब थे वो तो बाद में आए, मतलब बाद में मतलब है कि पहले संविधान सभा बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी उसके बाद की बात। फिलहाल
ऐसे सब लोगों ने एक संविधान बनाया, कोई संघ के लिए, कोई राज्य के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ यूनियन कहते हैं जो केंद्र जिसको आप कहते हैं, और जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह ये क्या हो गए, स्टेट हो गए। तो स्टेट के लिए क्या होगा, यूनियन के लिए क्या होगा, ऐसे ऐसे भी समितियाँ बनी। मतलब अलग अलग हर जगह जहाँ जैसी ज़रूरत थी समितियों को बनाया गया, और उन सब समितियों ने मिलकर काम करके सभी लोगों ने एक संविधान दिया। वो संविधान फुल फ्लेज 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 में यह कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से अब इंडिया में यह बात क्लियर हो गई कि हमारा देश इसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे, गवर्नर क्या करेंगे, चीफ मिनिस्टर क्या करेंगे, या और भी जितने भी, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे संसद वगैरह हो, विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे ये मंत्री वगैरह जो होते हैं, हमारी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, या जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या जो भी, या XYZ जितने भी हैं, ये सब क्या करेंगे, ये संविधान में लिख दिया गया है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कौन इनको नियुक्त करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, कौन इनको हटाएगा, वो सारी चीज़ें लिख दी गई। यानी कि इसीलिए देखे होंगे कि आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई बहस देखते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि कहा जाता है ये संविधान के खिलाफ है, ये फलाना के खिलाफ है, ये तो अन्याय है, ये तो इस संवैधानिक उसका अधिकार है। तो आपको फंडामेंटल राइट मिला है, आप इस देश के नागरिक हैं, तो कैसे नागरिक हैं उसकी जानकारी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। A to Z पाई पाई का हिसाब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक, जब ये संविधान बना था तो इसमें 22 भाग थे, 22 पार्ट्स में ये डिवाइड किया गया, और इसमें 8 शेड्यूल्ड थे जिसको अनुसूचियाँ बोला जाता है। आज भागों की संख्या भी बढ़ चुकी है और शेड्यूल्ड भी बढ़ चुके हैं। शेड्यूल्ड अब 12 हो गए हैं 8 से। टाइम टू टाइम इसको चेंज किया गया, क्योंकि संविधान में क्या चेंज करेंगे आप, इस चेंज को भी आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ अगर आपको कोई अमेंडमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के भीतर ही संविधान को, संविधान के भीतर ही एक क्लॉज है जिससे आप बदल सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, एक प्रकार संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट जिसको बोल रहा हूँ मैं। तो मैं अब आपको बताना चाहूँ तो संविधान का आर्टिकल, अगर इसके पहले संविधान कैसे बना, संविधान में कहाँ कहाँ से लिया गया, ऐसे 1 दर्जन देश मिल जाएंगे जहाँ से दूसरे देशों के नियमों से संविधान को में मदद ली गई। दूसरे देश में जो रूल्स थे उनको भी हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे संविधानों से भी प्रेरित है, दूसरे संविधान की भी अच्छी अच्छी बातों को इसमें डाला गया है, कोई बुराई नहीं है। और एक रिच और हर तरीके से एलोब्रेट एनालिसिस और वर्गीकृत क्लासिफाइड एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बोला है कि सुपरसीड करता है, देश को चलाने का एक रूल है, और ये सबसे बड़ा रूल है। ये जनरल रूल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही हाई पोटेंशियल है, क्योंकि इस मतलब अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और ये देश है तो एक वजह है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो भारतीय संविधान के कारण है। और जब यही चीज़ कहीं अराजकता होती, अशांति होती, ख़तरे पैदा होते हैं, मतलब हमारे जो इस देश के नागरिकों के अधिकारों से छीना जाता है, चाहे जिस तरीके से अधिकार हो, चाहे बोलने का अधिकार हो, चाहे जीवन का अधिकार हो, चाहे उठने बैठने घूमने टहलने किसी प्रकार का भी राइट हो, जब उस पर कोई रोक लगती है तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रकार से कह सकते हैं वायलेशन हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो जाता है।
तो कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से थोड़ा एलोबरेट करने में मैं आपको सबसे पहले, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है मैं उसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। इसके पहले जितनी भी बातें हैं वो पढ़ाते समय तो लाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक हिस्ट्री है। इट मीन्स कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि 1946 9 दिसंबर को ये इसकी पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो इसकी पहली बैठक हुई, और फिर 11 को इसकी एक मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इसके पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है मीटिंग किए, मतलब चेयर किए। तो वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भी बहुत सारे ऐसे एक्ट और कानून हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एस्मिलेट होते हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट वो जब आपको डिटेल करेंगे तब बताएंगे, अभी आपको सिर्फ सिग्नल दे रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई थी, कब? 1773 में। तो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेरणा है वो कहाँ से मिल गई? रेगुलेटिंग एक्ट से मिल गई। इसी तरीके से 1781 में जाएंगे, सेटलमेंट एक्ट मिलेंगे। 1784 में जाएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट मिलेगा। फिर 1793 में जाएंगे तो अंग्रेज़ों ने चार्टर बनाया कि इंडिया पर कैसे गवर्न करना है, और फिर उसमें ये भी डिसाइड था कि हर 20 साल के बाद हम अपने चार्टर को रिफॉर्म करेंगे, सुधारेंगे। तो 1793 टू 1813 20 साल होता है। एक चार्टर फिर आया 1813 में, फिर 1833 में एक चार्टर आया, फिर 1853 में एक चार्टर आया। तो इन चार्टर्स को भी हम पढ़ते हैं क्योंकि इनका भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में हेल्प है। ठीक, उसके बाद आप देखें हमने क्या बता दिया आपको, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया, सेटलमेंट एक्ट वगैरह बताया, पिट्स इंडिया एक्ट बताया, 1793 का बताया, 1813 का बताया, 1833 बताया, 1853 बताया। ये संविधान के लिए हम पढ़ते हैं। इसमें से कुछ क्या क्या बातें संविधान में हैं इन चार्टर से या इस तरह से एक्ट से, तो वो आपको इसमें पता चलता है कि अच्छा ये वहाँ से लिया गया, ये वहाँ से लिया गया। जैसे कोई कहे कि ये टेस्टर कहाँ से लिया, मैं बोलूँगा फलाना दुकान से। बोले ये मार्कर, मैं उस दुकान से। बोले ये वाला पेज कहाँ से लिया, मैं बोलूँगा दुकान। तो हमारे टेबल, हमारे डाइस पे जो चीज़ उपलब्ध है वो अलग अलग दुकान का माल है। तो जैसे कुछ 1813 के होंगे, कुछ 1773 के होंगे, जो जितना है जैसा है, मतलब उसकी थोड़ी चर्चा होना। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें शामिल की गई वो इन जगहों से थोड़ा थोड़ा नोचा गया, चुराया गया, या जो चीज़ मिलती थी लिया गया जो काम का था। ठीक है, उसके बाद हमारे देश में 1857 में रिवॉल्ट हो गया, विद्रोह हुआ। विद्रोह की कहानी लंबी है, जब ये इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे तब उसमें चर्चा होगी इसकी। एक विद्रोह मेरठ में हुआ। उस विद्रोह से क्या हुआ कि एक स्थिति बदली, यानी कि जो रूलर थे उन्होंने अपनी स्थिति को बदली। पहले क्या था, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। पहले कंपनी की सत्ता होती थी, ये जो चार्टर थे ये कंपनी के थे। उसके बाद फिर क्राउन में सत्ता चली गई। क्राउन का मतलब होता है ताज। महारानी महाराजा होते हैं ना इंग्लैंड में, उसको क्राउन को ताज बोलते हैं। उनकी सत्ता आई। 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी से सत्ता क्राउन में ट्रांसफ़र हो गई। यानी पहले जो कंपनी सत्ता करती थी उसको उन्होंने ख़त्म करके सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे सत्ता स्थापित कर लिया। यानी पहले हम कंपनी से रूल हम पे इम्प्लीमेंट था, अभी सीधे कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। हालांकि उस कंपनी को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ही गवर्न करती थी, लेकिन अब सीधे प्रत्यक्ष कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। और 1858 में एक एक्ट पारित हुआ। पहले चार्टर आते थे, अब एक्ट आ गए। तो एक्ट की कुछ बातें 1858 में जो आया, अगर उसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई कोरिलेशन है तो वहाँ से भी देखते हैं।
फिर 1861 में एक काउंसिल आई, वो भी एक एक्ट था, भारत परिषद एक्ट बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट कह सकते हैं। तो उसमें से कुछ खास बातें होंगी तो लेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1892 का, फिर 1909 का है, 1909 का है एक्ट, फिर 1919 का एक्ट है, फिर 1935 का एक्ट है। तो उधर चार्टर हो गए कंपनी के टाइम में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में क्या हो गए, एक्ट हो गए। तो ये जितना बात मैं 1935 तक बताया, ये सबको हम जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ से कौन सी बातें आई हैं। ठीक, उसके बाद ये भी आप पढ़ेंगे कि अमेरिका से क्या आया, इंग्लैंड से क्या आया, आयरलैंड से क्या आया, साउथ अफ्रीका से क्या आया, ऑस्ट्रेलिया से क्या आया, या रसिया से क्या आया, या जापान से भी क्या है, मतलब सोवियत संघ से क्या है, पहले सोवियत संघ था ना। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग देशों से, करीब 1 दर्जन देश से ये क्या क्या आया। ठीक, जैसे हम फंडामेंटल राइट अमेरिका से आया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से आया, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा इस प्रेजेंट टाइम में वो ब्रिटेन से आया। तो ऐसा आपको पढ़ना है धीरे धीरे। तो ये सब चीज़ों को आपने पहले तो ये जो एक्ट कानून थे ये सब से क्या संविधान में आया, विदेश में कहाँ कहाँ से आया, और सब मिलाकर के संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कब लागू हुआ, वो मैं बता दिया। जैसे 26 जनवरी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे सामने। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब नेचुरली है कि इसका डिफिनीशन, अगर इसका नाम देखें तो ये भारत का संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी भारत के अंदर ही लिखा है कि इसका संक्षिप्त शॉर्ट नेम क्या होंगे, ये संविधान के भीतर ही लिखा है। तो बोला गया कि इसको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 395 आर्टिकल में कैटेगराइज किया गया। 22 इसके पार्ट बनाए गए। ठीक, 22 पार्ट्स हो गए, 8 शेड्यूल हो गए, 8, और 395 आर्टिकल्स हो गए। ये पूरा संविधान। अब इसके अंदर सारी बातें हैं। अब जिसके अंदर वो सारी बातें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ, इसके अंदर कैटेगराइज कर देता हूँ। तो आप अभी 395 तक आप पहुँच जाएंगे। तो इस कैटेगराइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक होप, एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है और हमको इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी तक, थोड़ा सा आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा बूस्टअप हो रहा होगा कि ये चीज़ हम यहाँ से पहले लाए हैं तब बनाए हैं। अब बनाए हैं तो क्या बनाए हैं? पहले हम दुकान से चाय की पत्ती लाए, डेयरी से दूध ले आए, हर चीज़ ऐसे अलग अलग ले आए। पतीला भी किसी दुकान से लाए थे, गैस सिलेंडर, ये सब कुछ अलग अलग जगह से आया। अब हमने जो चाय बनाया है, अब उस चाय का स्वाद लेने चल रहे हैं। अब तक तो ये सब इकट्ठा किया ना आपने, तो इसमें हमने जो हम अब बताने जा रहे हैं उसमें अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर क्या है। भारत का संविधान, इसको बोलते हैं संघात्मक संविधान है। अमेरिका में देखिए, हम संघात्मक जब बोलते हैं या संघ बोलते हैं तो हम यूनियन बोलते हैं, है ना, यूनियन। तो हम फेडरल नहीं हैं, हम यूनियन हैं। फेडरल अमेरिका है, हम यूनियन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, फेडरल और यूनियन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत रियासतों का देश था, यहाँ बहुत राजे रजवाड़े थे, है ना। 565 रियासतें थीं, कम से कम 565 राजा तो थे ही। और अभी सबको मिलाकर एक देश बनाना कितना कठिन रहा होगा। क्यों सुनेगा कोई, कहेगा हम काहे बरे करे भाई, तेरी ऐसी तैसी, हम ना करब। तो हम अपना रहेंगे अलग अलग। कश्मीर में देखिए ना समस्या कितने दिनों तक उलझा रहा। तो ये सबको मिला करके भारत बनाया गया।
और इन सबको जब मिला के आपने भारत बनाया तो बहुत डिफ्रेंशिएशन होंगे ना, डाइवर्सिटी तो होगी ना। क्यों भाई? आप देखिए ना कि 565 रियासत को मिलाएंगे तो कल्चरल कितने डिवीज़न रहे होंगे, रीजनलिज्म कितने रहे होंगे, लैंग्वेज का कितना डिफरेंस रहा होगा, बोली भाषा का कितना अंतर रहा होगा, खान पान का कैसा अंतर रहा होगा कि नहीं, इकोलॉजिकल कितना अंतर रहा होगा। एक तरफ उत्तराखंड होता है जो पहाड़ पे है, और एक तरफ मध्य प्रदेश वगैरह होते हैं, या कोई भी और भी जो बिल्कुल मैदान इलाका, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे भी प्रांत हैं। मतलब एक तरफ हिंदी बोली जाती है, एक तरफ तमिल बोली जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप पढ़ रहे हैं, इसके 8वें अगर उसमें चले जाएं अनुसूची में, तो आपको 22 भाषाओं की जानकारी मिलेगी जो लिखा है उसमें। आप इंग्लैंड में चले जाइए तो अंग्रेजी मिलेगी, हमारे यहाँ चले जाइए तो सब मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारी डाइवर्सिटी थी। इसीलिए हम लोग कहते हैं विभिन्नता में एकता। सुने हैं कि नहीं? कहते हैं विभिन्नता में एकता है। खान पान अंतर है, उठन बैठन अंतर है, कल्चरल डिफ्रेंशिएशन है, लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएशन है, लोकलाइजेशन अलग अलग है। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, सबका अलग अलग तीज त्यौहार है, अलग अलग ढंग से, फिर भी हम कहते हैं कि हम एक हैं। इसको बोलते हैं अनेकता में एकता। अनेक हैं पर एक हैं। एक कैसे हैं? सब भारत के हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आज पोंगल है, फिर ये है, कल दशहरा है, फिर दीपावली है, फिर मुहर्रम है, फिर ईद है, फिर बकरीद है। कौन से देश में इतना त्यौहार हो रहा है? जब डाइवर्सिटी होगी तो सभी के अपने अपने फेस्टिवल होंगे ना। डाइवर्सिटी होगी तो खान पान में डिफरेंस होंगे ना। डाइवर्सिटी होगी तो उत्पादन में भी डिफरेंस होंगे। अभी जैसे उदाहरण दूँ, आप हम लोग जैसे नॉर्दर्न इंडिया के हैं, साउथ इंडिया के हैं, सॉरी उत्तर भारत के हैं, तो हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी, है ना, ऐसा खाते हैं। जैसे मैं यूपी से हूँ, इलाहाबाद से, तो हमको तो चावल चाहिए ही चाहिए होता है। चावल न मिला तो आतंक हो जाएगा पेट ही नहीं भरेगा बिना चावल के। चावल दाल सब्जी वब्जी चटनी अचार वो अलग चीज़ है, पर ये तो होना ही चाहिए। तो रोटी सब्जी चावल दाल यही सब होता है। चावल होता ही होता है, मतलब ये कहने। लेकिन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो हफ्ते 10 दिन तक वो चावल ही नहीं बनाते। मेरठ ओरठ इधर सब इलाकों में चावल कम खाते हैं। चावल कम क्यों खाते हैं? क्योंकि यहाँ चावल कम पैदा होता है। हमारी तरफ ज़्यादा क्यों खाते हैं? क्योंकि ज़्यादा पैदा होता है। अगर हमारे यहाँ आम का पेड़ है तो सबसे ज़्यादा आम कौन खाएगा? हम ही तो खाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में नारियल पीते थे, हमारे यहाँ नारियल पीने की प्रथा नहीं थी। आप कुछ दिनों से देखेंगे तो अब तो हर जगह मिलने लगा है, लेकिन पहले यहाँ नारियल नहीं। हम अभी भी, मैं देहरादून में हूँ और नारियल का दुकान लगा रहता है, लेकिन मैंने कभी खड़े होकर ये नहीं कहा मुझे नारियल पीना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसका कुछ। लेकिन बम्बई में चले जाइए तो नारियल पानी पी रहे हैं। वहाँ होता है ना उस इलाके में, तो जो होगा वही तो खाएंगे। ये विभिन्नता हुई। वो कुछ और खा रहे हैं, हम कुछ और खा रहे हैं। अब शिमला उमला में चले जाइए तो कहीं सेब वोब खूब खा रहे होंगे, क्या पता लोग। सेब वोब होता है तो मतलब जिसके यहाँ जो होता है उसका स्वाद तो उसके पास होता है। हम लोग सेब हो सकता है ना खरीदें, महंगा है, ये है वो है, लेकिन किसी के यहाँ तो ये सब एक मतलब व्यवसाय भी है, बाजार भी है, कल्चर भी है, रहन सहन, उसी में जीवन चल रहा है। इडली डोसा हम लोग शायद महीने 2 महीने में भी नहीं खाते, साउथ इंडियन रोज़ खा रहे हैं। हम लोग नूडल्स वगैरह, चाउमीन या ये मैगी वगैरह कम खाते हैं। आप चले कि जापान वगैरह के बेल्ट में चले जाइए, नूडल्स उबाल के अक्सर खाते रहते हैं। चाइना तो चाउमीन तो उसी की है, वहाँ खाते रहोगे तभी तो इधर आया है।
तो उसका फ्लेवर हमने अपने ढंग से बनाया। वो चाउमीन वैसा नहीं है, वो तो अपने ढंग से बना लिया। जैसे मैगी आप घर में मैगी की तरह थोड़ी बनाते हो, तो सब्जी की तरह बना देते हैं, अपना फ्लेवर बना देते हैं। तो इंडिया ने क्या किया कि सारा डाइवर्सिटी को एक अपना फ्लेवर दिया। जैसे हिंदी है, हिंदी सबका फ्लेवर हो गया, भले ही कम बोले, जानते सब हैं, साउथ इंडिया में भी जानते हैं। जैसे अंग्रेजी है, भले ही बहुत मामूली जानते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा सब जानते हैं। अनपढ़ आदमी भी जानता है अंग्रेजी थोड़ी मोड़ी। माइंड खराब है, मैंने बोला ना कि माइंड खराब है। काहे भाई दिमाग क्यों नहीं खराब है, माइंड ही क्यों खराब रहता है? माइंड हो गई ना अंग्रेजी। वो सिटी गए हैं, सिटी। गांव में किसी से पूछिए रघु कहाँ गए, बोले वो सिटी गए आज, शहर गए, मतलब इतना सब छोटा मोटा करता है। तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि हमारा देश संघात्मक है। हमारे यहाँ स्टेट के लिए अलग संविधान है और यूनियन के लिए, यानी दिल्ली केंद्र, जहाँ जैसे मोदी साहब की जो सत्ता है उसकी अलग संविधान है, और जो योगी जी की सत्ता है यूपी में उसका अलग संविधान है। उनका अलग काम है, इनका अलग काम है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये जो करेंगे वही काम होगा। यानी कि जो राज्य हैं उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, काम करने की स्वतंत्रता है, प्रशासनिक स्वतंत्रता है, विकास के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। जो केंद्र का कानून है उसको सुपरसीड करने की स्वतंत्रता नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में कोई राज्य नहीं होता है, भारत केवल होता है। अभी आपने देखा कोरोना में लॉकडाउन था, तो प्रधानमंत्री कहते थे तो पूरा देश बंद हो गया। कहाँ मुख्यमंत्री बोले कि हम बंद कर रहे हैं? और जब वो कहने लगे कि आप लोग अपनी स्थिति के हिसाब से देख लीजिए कहाँ बंद करना है खोलना है, तो मुख्यमंत्री निर्णय लेने लगे। तो आफ्टर ऑल हम यूनियन हैं और हम यहाँ पर एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। राज्य अपना काम करते हैं, केंद्र अपना करते हैं, लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसे हैं जिसमें भारत जो करता है वही होता है देश में। तो एक प्रकार से एकता बोलते हैं इसको, एकात्मकता। अब आते हैं हम थोड़ा सा आपको संविधान का पॉइंट दे देते हैं कि आखिर में संविधान में क्या है ना। ये तो आप पढ़ाने में, तो जैसे मैंने बोला कि 80 से 100 घंटा लगता है, तो जाहिर है कि कई बातें नहीं कर पाएंगे, बट जो इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जहाँ की संविधान से आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो सकें, समझ सकें, वो तो हम बताएंगे ही। तो वो बात है जैसे आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। अब आ जाइए, आर्टिकल हम 395 तक चलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 से 4 के बीच में भारत और राज्य कहाँ हैं उसकी जानकारी है, ठीक है ना। इंडिया और इट्स स्टेट, इसको बोलते हैं इंडिया एंड इट्स स्टेट, भारत या इंडिया और उसके राज्य। तो ये है आर्टिकल 1 से 4 में। और पहला आर्टिकल जो फर्स्ट में है उसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया किसका संघ है? स्टेट्स का। स्टेट्स यूनियन ही इंडिया है। आप समझ गए ना, स्टेट्स यूनियन ही इंडिया। इंडिया कहाँ है? दिल्ली में तो केजरीवाल है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो वहाँ योगी जी, हर जगह जाकर देखें कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इंडिया कहाँ? सबको जोड़ दो तो इंडिया है। जैसे परिवार में क्या होता है ना, बेटा बेटी, बहू बहन, भाई, माता पिता, सबको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? फैमिली बन जाएगी। अकेले किस बात का फैमिली? तो सारे को जोड़ दीजिए तो भारत मिल जाता है। तो इसकी चर्चा कहाँ पे है? आर्टिकल 1 से 4 के बीच में, ठीक। ये भाग 1 में लिखा हुआ है, पार्ट है ना ऐसे ऐसे। उसके बाद आएगा कि इस भारत में कौन नागरिक है। भारत पता चल गया ना, इंडिया एंड इट्स स्टेट के बारे में जानकारी मिली। सारा मैंने बोला स्टेट जोड़ दीजिए, भारत मिल जाता है। तो भारत का नागरिक होता है, व्यक्ति प्रदेश का नागरिक नहीं होता है।
व्यक्ति प्रदेश का नागरिक नहीं होगा, भारत का नागरिक होगा। तो जो भारत का नागरिक होता है वह आर्टिकल 5 से 11 के बीच, 5 to 11 के बीच ये पता चलेगा कौन नागरिक है, सिटीजन कौन है। जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं तो हम किस तरह के नागरिक हैं, तो हम बोलेंगे जन्म से नागरिक हैं। लेकिन कई लोग तो पाकिस्तान से आए होंगे ना नागरिकता लेने के लिए, अभी भी दिया नहीं जा रहा था, हल्ला गुल्ला हो रहा था, सुने हो। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कई लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, कई लोग पाकिस्तान से आए भी थे ना। तो पैदा तो वो वहाँ हुए थे, लाहौर में, पैदा तो इस्लामाबाद में हुए थे और हो गए भारत के नागरिक। तो उनकी क्या कंडीशन है, नागरिकता कैसे जाती है, नागरिकता कैसे मिलती है, नागरिकता मिलने के कितने ढंग हैं, कितने प्रकार के नागरिक हो सकते हैं। मतलब नागरिक तो एक ही होता भारत का नागरिक, बट उसको प्राप्त कैसे करता है, ये सब जानकारी आपको 11 आर्टिकल तक यानी 5 to 11 के बीच जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये भाग 2 हो गया। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो सिटीज़न है, यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर दें कि जो भारत का नागरिक है वो भारत का नागरिक होता है। अब अमेरिका में और हमारे में अंतर है, हम यूनियन हैं तो हम नागरिक किसके हुए, यूनियन में सिंगल सिटीजनशिप होता है, हम सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं होते। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के हम निवासी होते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश, जैसे हमारा घर इलाहाबाद में है और मैं उत्तराखंड आ गया तो मैं उत्तराखंड का क्या हुआ, निवासी। और उत्तर प्रदेश में भी क्या था, निवासी ही था, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे नागरिक भारत के ही रहेंगे, निवास हम कहीं भी कर लें। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिस स्टेट में है वहाँ के भी सिटीजन हैं और अमेरिका के भी सिटीजन हैं। तो 2 सिटीजनशिप, उसको बोलते हैं ड्यूल टाइप, दोहरी नागरिकता है वहाँ। अपने स्टेट के भी सिटीजन हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी हैं। लेकिन हम सिर्फ भारत के हैं और रहें कहीं भी। अब आता है कि जब जो सिटीज़न है उसको कुछ राइट मिला है, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे, तो हमें मिला है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच चर्चा है, जिसके लिए पार्ट 3 आता है, पार्ट 3 पार्ट वगैरह अगर आपको, चलिए खैर बताते रहेंगे। तो 12 से लेकर 35 तक पहले भारत कहाँ है पता चला कि राज्य मिला तो भारत है, भारत और राज्य, फिर नागरिक उस देश का, फिर उस देश के नागरिकों का राइट। ठीक है, तो अधिकार मिल गया। अब हम जिस स्टेट में रहते हैं या जहाँ रहते हैं, हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वो ड्यूटी किसकी, स्टेट की। तो स्टेट क्या करेगा, हमें स्कूल देगा, शिक्षा देगा, चिकित्सा देगा, सुविधा देगा, नहीं तो अधिकार लेकर हम घूमते रहेंगे जब पानी नहीं मिलेगा तो। जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो उत्तराखंड क्या करेगा, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो आर्टिकल 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक निर्देश है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। यह राज्यों के लिए है कि राज्य नागरिकों के लिए ये सब करेंगे, अपने प्रदेश के निवासियों के लिए करेंगे। जैसे उत्तराखंड में हम रहते हैं तो हमारे घर के सामने सड़क जाएगी, ये हमें देना पड़ेगा उनको, बिजली देंगे, पानी देंगे, चिकित्सा देंगे, बीमारी में इलाज देंगे, तो अस्पताल तो तभी तो इलाज कराएंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले भारत, फिर नागरिकता, फिर फंडामेंटल राइट और फिर सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ से देखें तो हमने सबसे पहले इंडिया की बात की,
फिर हमने सिटीजनशिप की बात की। अब हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। और अब फिर हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात किया कि राज्य हमारे लिए ये सब सुविधाएं देंगे। तो हमारा आर्टिकल 51 तक ख़त्म हो गया, 1 to 51। कितना आर्टिकल है बच्चा? 395। तो 51 तो ख़त्म कर लिया इन 4 चीज़ों में। क्लियर? अब पहले नहीं था संविधान में, बाद में इसको 1976 में जोड़ा गया था। संविधान तो 50 में लागू हुआ ना। 1976 में एक 42वें नंबर का संविधान संशोधन तो 1951 से ही हो रहे हैं, तो एक 42 नंबर का अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि जिस देश के नागरिक को हमने अधिकार दिया है, उस देश के नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी तय होना चाहिए, है ना। यानी उनको राइट तो है, बट उनको ड्यूटी भी तय कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। और ड्यूटी क्या है? जैसे उदाहरण देता हूँ, तिरंगा को ज़मीन पे नहीं फेंकना है, दैट इज़ योर ड्यूटी। महिलाओं का सम्मान करना है, दैट इज़ ए ड्यूटी। विरासत की चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जैसे ताजमहल को जाके तोड़ने नहीं जाना है, दैट इज़ ए ड्यूटी। इस तरीके से 10 ड्यूटी दी गई, ठीक है, 76 में, जो मेन संविधान में नहीं था। उसके बाद 2003 में एक और अमेंडमेंट करके एक और बढ़ा दिया गया। क्या? एक और फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ा दी गई। कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता या गार्जियंस अनिवार्य रूप से कंपल्सरी तौर पर एजुकेट करेंगे, पढ़ाना पड़ेगा उनको, ये ड्यूटी है उनकी। तो ड्यूटी की संख्या कितनी हो गई? 10 से 1 बढ़ गया तो 11 हो गई, ठीक। तो ये इसका जिक्र जो है, जब ये 76 में अमेंड किया गया, तो इसी आर्टिकल में ये जो 51 है, इसी आर्टिकल में 51A जोड़ दिया गया। 51A करके उस 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे उसको उसमें डाल दिया गया, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटी हो गया। और ये जो आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये पार्ट 4 में आता है। पार्ट 1 में इंडिया एंड स्टेट, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल 4 में। तो इसमें संशोधन किया गया, तो इसका जो भाग बनाया गया उसका नाम रखा गया 4A। ये 4 में था ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसी में अमेंडमेंट किया गया, 4A कर दिया गया और यहाँ 51A कर दिया गया, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी उसमें डाल दी गई। और 2003 में 11वां भी उसी में जोड़ दिया गया। इज इट क्लियर? अब आएगा आर्टिकल 5, भाग 5 की चर्चा होती है। और जब हम भाग 5 की चर्चा करते हैं तो हम बात किसकी करते हैं? संघ संविधान की। हमने बोला ना 2 संविधान, एक संघ का, यूनियन का, और एक स्टेट का, क्योंकि दोनों अपना अपना संविधान पे काम करते हैं ना। वो तो हमने आपको ये बता रहे हैं कि जब विपरीत परिस्थिति होती है, जैसे देश में इमरजेंसी हो जाए, जैसे ये डिजास्टर हो जाए, तो जब इमरजेंसी वगैरह होती है, ऐसी कोई निगेटिव चीज़ होती है, तो देश एक हो जाता है। आपने कभी घर में देखा होगा, वैसे तो आपस में लोग नुक्ताचीनी निकालते हैं, लेकिन घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो सब हॉस्पिटल सब पहुंचते हैं। तब वहाँ एकात्मक आ जाता है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। तो जब संघ का संविधान में पढ़ेंगे बच्चा ना, तो हम सबसे पहले आर्टिकल 52 आएगा। 51 तक तो हो गया। 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इंडिया के पास एक प्रेसिडेंट होगा,
इंडिया कहाँ है अगर कोई पूछे तो बोल दीजिएगा आर्टिकल 1 में है। भारत राज्यों का संघ है, कहाँ लिखा है? फर्स्ट में। और उसी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहाँ लिखा है? 52 में। अब राष्ट्रपति का चुनाव, कौन चुनाव जीतेगा, कौन लड़ेगा, कौन, क्या योग्यता होगी, कैसे हटाएंगे, क्या काम है, ये सब डिटेल है, ये डिटेल पढ़ना है। ठीक, कहाँ तक पढ़ना है? 62 तक। वैसे तो राष्ट्रपति के नाम से सारे काम किए जाते हैं। 63 आर्टिकल में आएंगे तो एक उपराष्ट्रपति भी होता है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले राष्ट्रपति पढ़ा देंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, अब फिर हम चलेंगे तब प्रधानमंत्री पढ़ा देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पढ़ा देंगे, मंत्रिपरिषद तक। यानी कि अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की बात करें और मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बात करें, ये मंत्रिपरिषद होता है। हमारे संविधान में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लिखा हुआ है आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करेंगे। तो आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे। इसलिए मोदी जी उस मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री हैं। तो सारा काम कौन करता है? मोदी जी करते हैं। प्रेसिडेंट को तो कहते हैं वो कर देता, प्रेसिडेंट नाम मात्र के होते हैं, करता प्रधानमंत्री है या मंत्रिपरिषद है उसकी। वैसे मंत्रिपरिषद शब्द सही है, लेकिन प्रधानमंत्री उसका मुखिया है, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं तो पूरा समझ लीजिए कह ही दिया है। वैसे तो करते हैं, आप जैसे कह सकते कि माना घर में कोई सदस्य है वो काम करता है, लेकिन काम किसके नाम से? जैसे बिजली का बिल अगर कोई जमा करने जाए तो बिजली का बिल आपके पिताजी के नाम है, लेकिन करते आप हैं। पानी का बिल पिताजी के नाम से, लेकिन भरने आप जाते हैं। टेलीफोन भी आपके पिताजी के नाम है, लेकिन, तो कहने का मतलब सारा काम पिताजी के नाम से है, लेकिन करते कौन हैं? जो घर में बच्चे हैं। वैसे ही सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन करते कौन है? जल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री। आया? क्लियर हुआ? और इसके लिए भी है, बताएंगे कि आर्टिकल 53 में वो काम को सब बांट देता है। 52 में एक राष्ट्रपति होता है, जो 53 में उसके पास काम है, सब बांट दिया। तो वो काम कौन कर रहा है? जल वाला जल मंत्री कर रहा है, शिक्षा वाला शिक्षा मंत्री कर रहा है, चिकित्सा वाला चिकित्सा मंत्री कर रहा है, वगैरह वगैरह, है ना, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह, हेल्थ मिनिस्टर, ऐसे बहुत सारे हैं। अब आपको हम जब ये सब पढ़ा चुके होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, एक अटॉर्नी जनरल की आर्टिकल 76 में चर्चा करेंगे, तो 78 आर्टिकल तक जब हम पहुंचेंगे तो ये सबको बता चुके होंगे। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर और एक अटॉर्नी जनरल की चर्चा हम कर चुके होंगे। कब तक? 78 तक। 78 आर्टिकल इतने में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे 79 में। तो 79 में लिखा है कि एक पार्लियामेंट होगी। क्या होगी? संसद। 79 में संसद की चर्चा है, ठीक। और संसद के बाद 79 में संसद है और 80 में आएंगे तो राज्यसभा मिलेगी, 81 में जाएंगे तो लोकसभा मिलेगी, है ना। तो ऐसे सब पूरा हम कैसे पार्लियामेंट चलता है, पार्लियामेंट कैसे चलता है, स्पीकर कौन होता है, स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, ठीक है, और कैसे सदन चलाया जाता है, कैसे सत्र चलते हैं। अभी देखो मानसून सत्र होने वाला है 14 सितंबर से, तो ये सब चीज़ें कैसे काम किए जाते हैं। बजट आप देखे होंगे हर साल 1 फरवरी को पेश होता है। बजट कैसे बनता है, कैसे पेश होता है, कैसे जॉइंट सेशन बुलाए जाते हैं, कौन सा फाइनेंस बिल है, कौन सा, यानी जितना भी पार्लियामेंट्री वर्क है हम वो सब आपको बताएंगे। कहाँ तक बताएंगे? आर्टिकल 123 तक ख़त्म हो जाता है। 78 से शुरू होकर 79 से शुरू होकर पार्लियामेंट
123 पे ख़त्म हो गया। तो इसमें आपको लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, काम कैसे करेंगे, बजट कैसे होता है, बिल कैसे पास होते हैं, फाइनेंस बिल क्या है, मनी बिल क्या है, फलाना क्या है, पॉलिसी कैसे बनती है, सारी चीज़ हम आपको 123 आते आते सब बता देंगे। तो आर्टिकल कहाँ तक ख़त्म कर लिया आपने? 123 तक। अभी संघ का ही संविधान चल रहा है, ठीक। और 124 में लिखा है उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट सलाह कैसे सरकार और राष्ट्रपति को कैसे देता है, क्या उसके राइट हैं, क्या उसकी ड्यूटी है, क्या उसके अपॉइंटमेंट हैं, कैसे हटाया जा सकता है, जितनी सारी क्रियाकलाप है ये पढ़ेंगे तो 124 से लेकर 147 के बीच खत्म हो जाता है, ठीक। 147 पे आके सुप्रीम कोर्ट खत्म, 124 से 147 के बीच में। तो मोटा मोटा अगर फिर पीछे से आपको रिमाइंड करा दें, आर्टिकल 1 से 4 भारत और उसके राज्यों की जानकारी, 8 स्टेट्स, 5 से 11 सिटीजनशिप, 12 से 35 फंडामेंटल राइट, 36 to 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 51A फंडामेंटल ड्यूटी एंड 52 to 78 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, सब कैसे क्या करते हैं सबकी जानकारी। 79 to 123 हम पूरे पार्लियामेंट का हर तरीके का चीज़ को जान जाते हैं, और 124 से लेकर 147 तक हम सुप्रीम कोर्ट जान जाते हैं, ठीक। और उसके बाद हम जब जान जाते हैं तो बच्चा हम इसमें एक चीज़ बचता है CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है वो ऑडिट करता है, एक प्रकार से वो ऑडिटर, आप उसको, हालांकि ऑडिटर छोटा वर्ड हो जाएगा, वो देश के वित्त का जो बजट होता है उसकी ऑडिटिंग वगैरह का काम करता है। उसका नाम होता है हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसकी जानकारी संविधान में आर्टिकल 148 से 151 के बीच है। अब यहाँ तक संघ का संविधान ख़त्म हो जाता है, 52 से चले 151 तक आए, पूरे 100 आर्टिकल, संघ का संविधान खत्म। अब आएगा राज्य, ठीक है, स्टेट। आर्टिकल 152 से लेकर के, फिर मैं आपको दिला रहा हूँ, अब आएगा भाग 6 आ जाएगा और लिखा जाएगा राज्य का संविधान, जैसे उत्तराखंड, यूपी ऐसे। इसमें आर्टिकल 152 से लेकर, जैसे हमने आपको बताया आर्टिकल 52 में कि एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से जो राज्यपाल एक होता है आर्टिकल 153 में। स्टेट में होते हैं ना राज्यपाल, गवर्नर, तो वहाँ राष्ट्रपति होता है और स्टेट में राज्यपाल होते हैं 153 में। 152 से लेकर आर्टिकल 152 से लेकर 152 से लेकर 213 तक, 213 तक क्या क्या पढ़ाएंगे आपको ये बता रहे हैं। गवर्नर क्या होता है, गवर्नर कहाँ से आता है, गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर के बारे में बताएंगे, जैसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फिर चीफ मिनिस्टर की भी अपनी मिनिस्ट्री होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यहाँ भी तो मिनिस्टर वैसे ही होते हैं ना, तो यहाँ भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताएंगे, गवर्नर के बारे में बताएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ के लेजिस्लेचर, जैसे वहाँ लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताया ना, यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बताएंगे। यहाँ विधानसभा होती है स्टेट में, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और विधान सभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद कैसे अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे बजट बनता है स्टेट का, कैसे पास होता है, यानी जो हमने वहाँ संसद को बताया वही चीज़ हम आपको यहाँ पर
विधानसभा में बताएंगे। तो उसकी जानकारी के बाद यहाँ जानकारी सिर्फ 40% आपको करना पड़ता है, बाकी उसी के आधार पे सब होता है। जैसे वहाँ प्रधानमंत्री जैसा करते हैं वैसे मुख्यमंत्री करता है, जैसे वहाँ अटॉर्नी जनरल करता है वैसे यहाँ एडवोकेट जनरल करता है, जैसे वहाँ राज्यपाल करते हैं वहाँ राष्ट्रपति करते हैं वैसे यहाँ राज्यपाल करता है, जैसे वहाँ पर जितने भी बजट पास करने का जो तरीका कुछ उसी तरीके का तरीका जैसे सेंटर में वैसे स्टेट में। तो यहाँ पर आर्टिकल 152 से लेकर 213 यानी 213 के बीच में आप लगभग वैसा ही पढ़ेंगे जैसे कि आपने आर्टिकल 52 से, वैसे तो राष्ट्रपति का चुनाव ना छोड़ देते हैं, वहाँ से लेकर के 123 तक पढ़ा था। मतलब यहाँ जानने के बाद वहाँ की जानकारी बहुत कम करनी पड़ती है, उसी के आधार पर जानकारी है। ठीक, तो आपका 213 तक चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, 213 खत्म। अब 214 आया। जैसे 124 में वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट था, वैसे स्टेट में 214 में एक हाई कोर्ट मिलेगा। जैसे उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल में है, और हम वहाँ 147 तक पढ़े, यहाँ हम 237 तक पढ़ेंगे हाई कोर्ट। आर्टिकल देखोगे सेम मिलेगा, 124 टू 147, 214 टू 137। और जब आप हाई कोर्ट को जो जाने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ समझना आसान रहेगा। एक प्रकार से ऐसा समझिए कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको पता है, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते हैं तो साथ में हाई कोर्ट भी पढ़ा देते हैं, क्योंकि काफ़ी एक साथ पढ़ा देते हैं। तो यहाँ 124 से 147 पढ़ लिया और वहाँ जाकर के 214 से 237 पढ़ लिया। तो यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा बराबर। जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ाते समय आपको राज्यपाल पढ़ा दें, प्रधानमंत्री पढ़ाते समय मुख्यमंत्री पढ़ा दें, क्योंकि आपस में वैसा ही काम करते हैं ना। समझ गए कि नहीं? तो संविधान में कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? 237। और संविधान कितने आर्टिकल का है? 395। आधा से ज़्यादा तो आप समझ गए, आधा से ज़्यादा तो आपको जानकारी हो गई ना। अब जो आगे बचा वो बता देते हैं। अब जब 237 के बाद चलेंगे तो हम आपको बीच के जो चीज़ें हैं, जो 243 या तमाम ऐसी चीज़ें, उसमें हम अलग अलग बॉडीज़ की थोड़ी चर्चा करेंगे। और जब हम 245 पे आएंगे, जैसे हम पंचायत वगैरह की चर्चा करेंगे। स्टेट की बात हो गई, संघ की बात हो गई, फिर स्टेट की बात हो गई, फिर लोकल की भी तो बात होगी ना। लोकल को वोकल करना है, तो लोकल कौन हुआ? ये जो पंचायत वगैरह है, तो इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? 243 में मिलती है। ठीक, और इसको डिटेल करेंगे बाद में। 1992 में अमेंडमेंट ला करके 11वीं और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, शेड्यूल तो 8 ही था पहले, 11th एंड 12th जो जोड़ा गया वो पंचायत के लिए और नगर के पंचायत के, नगर ये निगम वगैरह जो होते हैं इनके लिए चुनाव होते हैं ना पहले अभी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल थीम दिया गया था 1992 में। और 243 में लोकल बॉडीज़ की थोड़ी जो चर्चा है। तो खैर हम जब आगे बढ़ेंगे इसको सब पढ़ाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। अभी तक आप समझ गए, संघ समझ गए, यूनियन समझ गए, उसका संविधान और स्टेट का। अब दोनों के बीच रिलेशन पढ़ेंगे। पहले एक गांव की कहानी पढ़ी, फिर दूसरे गांव की, फिर जोड़ेंगे ना कि इन दोनों गांव में क्या कहानियां हो रही हैं, इन दोनों का रिलेशन। तो इसको बोलते हैं बेटा यूनियन स्टेट रिलेशंस। क्या बोलेंगे? यूनियन स्टेट्स रिलेशन। इसको हिंदी में संघ राज्य संबंध भी कह सकते हैं और कहीं कहीं केंद्र राज्य संबंध भी कहते हैं, क्योंकि यूनियन को जनरली लोग केंद्र भी लिखते हैं, सेंटर। ठीक, तो ये संबंध कहाँ तक पढ़ेंगे मालूम है? इस संबंध की चर्चा हम आपको आर्टिकल 245 से लेकर के 307 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? 307 तक।
वैसे 300 तक तो पढ़ लेंगे, 300 तक, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा और डिटेल बताएंगे, लेकिन 307 तक आप समझ के चलिए। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच रिलेशन कहाँ लेके चले गए हम? 307। कहाँ से? 245 से। तो रिलेशन कैसे पढ़ेंगे? एक लिजिस्लेटिव रिलेशन, जो उनका पार्लियामेंट है, जो हमारा विधानमंडल है, दोनों कानून बनाते हैं। तो कानून बनाने के मामले में क्या होता है उसकी जानकारी करेंगे। फिर एग्जीक्यूटिव लेवल पे करेंगे, काम के लेवल पे जो काम होता है। जैसे गवर्नर को अपॉइंट करते हैं कि नहीं, तो गवर्नर हमारे यहाँ अपॉइंट कौन किए? वो। तो इस रिलेशन को देखेंगे। आईएएस को अपॉइंट करते हैं कि नहीं यहाँ पर? आईएएस तो उन्हीं का आदमी होता है ना, यूपीएससी सेंट्रल का होता है, ट्रेनिंग सेंट्रल देती है, भर्ती यहाँ तो एग्जीक्यूटिव के तौर पे वो होते हैं। तो ऐसा कुछ जो प्रशासनिक जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो हम ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, प्रशासनिक जो संबंध है उसकी चर्चा करेंगे। और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी कोरोना में चल रहा है तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भी तो इसमें चल रहे हैं। और फाइनेंशियल, कर का बंटवारा कैसे होता है, टैक्स हम लोग देते हैं, इनकम टैक्स तो कैसे बंटता है, जीएसटी देते हैं तो कैसे बांटा जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव हम रिलेशन बोल रहे हैं उसको एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं आप, और लेजिस्लेटिव रिलेशन, इट मीन्स विधायी संबंध, प्रशासनिक या कार्यकारी संबंध और वित्तीय संबंध। ये सब पढ़ते पढ़ाते हम चले जाएंगे 307 तक जाएंगे। तो 300 आर्टिकल तो खत्म हो गया ना, 300 आर्टिकल तक हम लोग ने ख़त्म कर लिया। इसके बाद हम लोग जब चलेंगे तो हम आएंगे सेवा में, सेवा और लोक सेवा आयोग में। सेवा है जैसे सिविल सर्विसेज, कल आप लोग जब आईएएस पीसीएस बनेंगे उस सेवा की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? आर्टिकल 308 से 314 के बीच, 308 से 314 के बीच। और कौन भर्ती करता है? अगर आईएएस है तो यूपीएससी करेगा, और पीसीएस है तो स्टेट वाला करता है। जैसे उत्तराखंड का उदाहरण दूं तो उत्तराखंड का जो स्टेट कमीशन है वो हरिद्वार में है, और जो संघ होता है वो दिल्ली में है, शाहजहां मार्ग पर। ठीक, तो ये दोनों की जानकारी कहाँ मिलती है? आर्टिकल 315 में। 314 तक तो सर्विस की जानकारी मिली ना। ठीक, 308 से 308 से 314 के बीच सर्विस की जानकारी मिली, और 315 से लेकर 323 तक कमीशन की जानकारी। कमीशन 351, कमीशन काम करेगा 320, बीच में कौन अध्यक्ष है, कैसे नियुक्त होगा, ये सब कैसे हटाया जाएगा, पूरी प्रक्रिया है। और 323 में रिपोर्ट करता है, किसको रिपोर्ट देगा? जिसने अपॉइंट किया है। तो कमीशन के चेयरमैन या कमीशन का जो अध्यक्ष वगैरह हैं, जो कमीशन के सदस्य कौन अपॉइंट करता है? संघ होगा तो राष्ट्रपति, और राज्य होगा तो राज्यपाल। तो 323 में वो जो भर्ती उर्ती करते हैं साल भर अपना, उसकी सब रिपोर्ट देते हैं। तो 323 तक खत्म संविधान। ठीक, अब 323 में बच्चा 1985 में एक संशोधन हुआ। वो संशोधन के द्वारा ट्रिब्यूनल जोड़े गए। ठीक, ट्रिब्यूनल जोड़े गए। उस ट्रिब्यूनल्स को उसको 14A के अंदर रखा गया, और ये जो अभी बता रहे थे 14 में है, भाग के हिसाब से चलें। जो भाग नहीं बताते आ रहे थे, रास्ते में छोड़ दिए थे, उसकी बात बता रहे हैं। उसकी चिंता मत करिए, जब लिखाने लगेंगे ना तो सब डिटेल हो जाता है। तो उसके भीतर 323 में 323A, 323B यानी A, B, क, ख जोड़ करके ट्रिब्यूनल लाया गया 1985 में। इसको बोलते हैं कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, दैट इज अ कैट,
C फॉर सेंट्रल, कैट CAT एडमिनिस्ट्रेटिव, T फॉर ट्रिब्यूनल। और अगर इसको हम स्टेट में करें तो SAT कर देंगे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। और अगर इसको ज्वाइंट कर दें, कुछ और स्टेट्स वगैरह मिल के बना दें, तो इसको बोलेंगे ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, JAT। कैट, SAT, JAT। ठीक, तो खैर 323 खत्म। अब 323 के जस्ट बाद 324 आया। 324 से 329 तक चुनाव आयोग की चर्चा है। इलेक्शन कमीशन जो देश में इलेक्शन कराता है, वो इलेक्शन 6 कराता है। वो 6 इलेक्शन क्या कराता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आप समझ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा भी समझ रहे हैं, है ना। और जो विधानसभा, जो स्टेट असेंबली है, विधायक जो बनते हैं, और एक कहीं कहीं काउंसिल भी होती है, स्टेट काउंसिल भी होती है, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, यूपी में है, तो जहाँ है वहाँ इलेक्शन कराता है। तो 6 इलेक्शन कराना। तो 324 से लेकर के 329 तक इलेक्शन कमीशन वोटर कैसे लिस्ट में नाम होगा, क्या करेगा, चुनाव चिन्ह बांटेगा, ये करेगा, नामकरण करेगा, फलाना करेगा, लोग पर्चा दाखिल करेंगे, कैसा उसका अधिकार है, क्या, ये सब पूरी जानकारी मिलती है। ठीक, अब आएगा 330, 331, 332। इसमें देखे होंगे एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट है, SC ST को आरक्षण वगैरह से जुड़ा हुआ सब मामला होता है ना, जैसे पार्लियामेंट वगैरह में। OBC से जुड़ा है, 338 वगैरह में अल्पसंख्यक से जुड़ा है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, तो उनसे जुड़े आयोग वगैरह की चर्चा, वो कैसे, क्या आयोग, SC ST आयोग, मुस्लिम के लिए, OBCs के लिए, जैसे 340 में मुस्लिम आयोग, OBC के लिए आयोग है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आयोग है। तो मतलब कहने का मतलब माइनॉरिटीज़, ये जैसे SC ST की बात कर लें, हम बात कर लें, OBC की बात कर लें, हम बात कर लें एंग्लो इंडियन वगैरह की बात कर लें, तो ऐसे जुड़े हुए 340 वगैरह तक जाता है। 341 में SC कौन है उसकी जानकारी मिलती है, 342 में ST कौन है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे करते कराते हम लोग आगे बढ़ते हुए आएंगे। तो 352 जब मिलता, भाषा हिंदी, ये सब जो भाषा की बात नहीं कर रहे, ये सब इसी में जानकारी मिलती है, इसी दौर में। तो भाषा के बारे में जिक्र करेंगे, OBC के बारे में जिक्र करेंगे, SC ST के बारे में जिक्र करेंगे, SC ST आयोग के बारे में जिक्र करेंगे, आपका एंग्लो इंडियन वगैरह के बारे में जिक्र करेंगे। ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आएंगे 352 में आएंगे, इमरजेंसी जब देश में लग जाती है, इमरजेंसी लग गई तो सब बंद हो गया। 356 में आएंगे, जब देश में देखे होंगे राष्ट्रपति शासन राज्यों में लग जाते हैं। कभी सुना होगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया, यहाँ लग गया, वहाँ लग गया, तो राष्ट्रपति शासन। और 360 में फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस इट मीन्स जैसे ये जैसे जो ये टाइम है, ये इस समय का, ये फाइनेंशियल क्राइसिस का ही समझो चल रहा है। सबका धंधा बंद है, दुकानदारी बंद है, स्थिति खराब है। मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, बट मतलब ऐसे ही होता है कि जब स्थिति बिगड़ जाए तो उसके लिए क्या है, 360 में फाइनेंशियल क्राइसिस घोषित कर सकते हैं। उसके बाद 361 से लेकर के हम 394-95 तक आएंगे। उसमें प्रिविलेज की बात करेंगे। कई लोगों को विशेषाधिकार मिला है 361 में, जैसे राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना। कैसे कर सकते हैं उनके साथ, किनको प्रिविलेज मिला है, किस तरीके का प्रोविज़न है, वो सब जानकारी मिलेगी। 361 से 67 तक बताएंगे कई बातें। फिर 368 में संविधान में ही संशोधन की ज़रूरत हो तो उसकी जानकारी है।
अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसकी जानकारी आर्टिकल 368 में मिलेगी। और अगर 370 की बात, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 लागू था और 5 अगस्त 2019 को हटा लिया गया, तो 370 से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट कैसे बनाया गया? जो स्टेट की फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें स्टेट्स के नाम लिखे हैं और उसमें 15वें नंबर पर जम्मू कश्मीर था। तो वो 15वां स्टेट कैसे बाकी देश के स्टेट से स्पेशल था, उसकी जानकारी 370 में है, जो अभी भी है, बताएंगे। और फिर 370 हटाने के बाद क्या स्थिति हो गई, फिर 371, 72 वगैरह की बात करेंगे। कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है नॉर्थ ईस्ट के, जैसे मिजोरम, मणिपुर, ये तमाम को, उनकी चर्चा है थोड़ा। ऐसे करते कराते जब हम पढ़ेंगे, आगे चले जाएंगे, तो 395 तक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, जैसे संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा, 394 में जाइए मिल जाएगा। 395 में कई चीज़ निश्चित कर दी गई, कई चीज़ हटाने की बंदोबस्त कर दी गई, है ना। और केंद्र किससे उधार ले सकता है, राज्य किससे उधार ले सकता है, कब क्या कैसा कर सकता है, तमाम तरीके की चीज़ों की जो फाइनेंशियल है या लीजिस्लेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सब से पूरी जानकारियों से ये चीज़ें, पूरा संविधान भरा हुआ है। तो आपने मोटा मोटा अगर आप समझें तो भारत का पता किया, नागरिकता का पता किया, नागरिक के अधिकारों का पता किया, राज्यों का कर्तव्य पता किया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य, पानी, बिजली, रोजगार, शिक्षा जो भी है। उसके बाद अपना फंडामेंटल ड्यूटी पता किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पता किया, प्रधानमंत्री पता किया, मंत्रिपरिषद पता किया, आप अटॉर्नी जनरल पता किए, आपने संसद के बारे में जाना, आपने सुप्रीम कोर्ट को जाना, फिर आप स्टेट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, एडवोकेट जनरल, तमाम के बारे में जाना, फिर हाई कोर्ट जाना, कचहरी उचहरी भी बताएंगे इसी में। उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशन जाना, फिर उसके बाद आए आपने सर्विस को जाना, कमीशन को जाना, फिर कैट सेट जैट जाना, निर्वाचन आयोग जाना, फिर SC ST, एंग्लो इंडियंस, OBC तमाम के बारे में जाना, कुछ भाषा के बारे में बताएंगे, स्थानीय लोक एडमिनिस्ट्रेशन जो पंचायत वगैरह उसकी जगह। उसके बाद करते धरते हम लोग नीचे निकल आए सब, और इमरजेंसी वगैरह की बात हो जाएगी, फिर संविधान संशोधन की कुछ इससे जुड़ी, करते कराते संविधान ख़त्म हो गया। इसी को एलोबरेट कर लिया जाए, इसी पूरी बात को आपको A to Z समझा के लिखा दिया जाए और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जाए, तो आप संविधान आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइए। भूलने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमारे आगे की चीज़ है ना। ये तो जो हम संविधान पढ़ा रहे हैं, इस पे तो हम जी रहे हैं ना। ये अकबर का इतिहास तो है नहीं, ख़त्म हो गया, ये तो चल रहा है ना, ये तो चल रहा है। तो ये पूरी संविधान की गाथा थी, और इस संविधान की गाथा की जो अवधारणा है, अगर उस पर आप नज़र डालें तो आप देखिए कि हमको चलना कहाँ से है। हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चले ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आपको लेके चले, हिस्टोरिकल थोड़ी सी कहानी, फिर संविधान कैसे बना, संविधान कहाँ से, करते धरते सारा संविधान का एक चित्रण कर दिया। अब आपके मन में, आपके विचार में संविधान को लेकर के एक व्यवस्था आ गई होगी कि यही चीज़ संविधान है और हमको ये चीज़ पढ़ना है। अब इसके लिए मैं आपको एक किताब बता रहा हूँ। किताब का नाम है, लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिएगा, भारत का संविधान, हिंदी में ले सकते हैं, और अंग्रेजी वाले ले लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। और ये ले लीजिएगा जय नारायण पांडे की, डॉक्टर जय नारायण पांडे की एक किताब लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक लिख लीजिए सेंट्रल लॉ एजेंसी का बेयर एक्ट, सेंट्रल लॉ एजेंसी का एक बेयर एक्ट ले लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल लॉ एजेंसी का एक बेयर एक्ट। एक ले लीजिएगा हमारी संसद, ठीक है।
और अगर आपका मन है, विकल्प दे रहा हूँ, तो हमारा संविधान भी ले सकते हैं। हमारा संविधान और हमारी संसद के राइटर हैं सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप, ठीक। ये सब किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में रहती हैं। हिंदी वाले हिंदी में ले सकते हैं। बेयर एक्ट तो हिंदी इंग्लिश दोनों में साथ ही लिखा रहता है, एक पेज पे हिंदी, एक पेज पे अंग्रेजी। पहले अलग अलग आती थी, उन्होंने जो भी समझा हो अब एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो ये किताब आपको लेना है। कई लोग आपको आलतू फालतू बहुत किताबें बताएंगे, है ना, वो सब मत लीजिएगा। गाइड आप बिल्कुल मत लीजिएगा, कोई भी गाइड मत खरीदना। जयनारायण, देखो मैं डीडी बसु की भी किताब बता सकता था। डीडी बसु की किताब पढ़ना थोड़ा सबके लिए बस का नहीं है। जयनारायण पांडे को अगर आप पढ़ लेंगे तो संविधान के बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे। डॉक्टर जयनारायण पांडे का मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया के नाम से आती है उनके इंग्लिश मीडियम, और भारत का संविधान के नाम से आती है हिंदी मीडियम में। ठीक, किताब थोड़ी मोटी है, थोड़ी महंगी भी हो सकती है, बट एक बार तो लेना पड़ेगा ना। डीडी बसु की किताब हम लोग अपने ज़माने में बहुत पढ़े, लेकिन वो कठिन किताब है। वो आप लोग आजकल तो बड़ा लोग सरल खोजते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कोई गाइड टाइप की चीज़ नहीं बता रहे हैं। सेंट्रल लॉ एजेंसी जो इलाहाबाद है, उसका एक बेयर एक्ट आता है, वो भी भारत का ही संविधान होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही होता है। वो भी एक पतली सी किताब होती है। उसमें जैसे हम आर्टिकल अभी बता रहे थे ना, आप उसमें जाएंगे ना तो सीरियल से आर्टिकल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे पहले चैप्टर से लिखा है, उसके आगे लिखा है क्या है क्या है क्या है। तो वो थोड़ा सा आपको समझने में कहीं फंसेंगे ना तो वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ किताब में तो खोजना पड़ता है। वहाँ जैसे आपको मन हुआ कि 243 में क्या लिखा है, या 243 किसी में और भी कोई आ गया कि 51 क में क्या लिखा है। अब 51 का हो सकता है, कहीं मान लिया ऐसे अंदर का कोई आर्टिकल खोज रहे हो तो वहाँ जाएंगे तो ऊपर ही मिल जाता है। और सुभाष कश्यप जी की संसद के बारे में थोड़ा संसद को ठीक से जानिए, इसलिए लिखवा दिया। और हमारा जो संविधान है वो भी संविधान है, लेकिन उन्होंने थोड़ा एलोबरेट अलग टाइप का किया है, तो एक बार उसको भी पढ़ लीजिएगा टाइम निकाल। अब फिर पढ़ने निकले हैं तो कुछ किताब रखिए 2-4, अच्छा रहता है, वेराइटीज़ भी मिलती है पढ़ने लिखने की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर, और साथ ही साथ मैगज़ीन एक करंट और एक अखबार ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो संशोधन होते हैं उन सब की जानकारी होनी चाहिए। और एक काम और करना है आपको, अगर कुछ देखते हैं तो पीआईबी की वेबसाइट देख लिया करिए, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट। एक बार दिन में एक आध बार शाम को ज़रा खोल लिया करिए कि कोई नई चीज़ आई है क्या उसमें, क्योंकि सरकार जो भी काम करती है इसमें उसकी जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका मैंने आज संविधान का ये होल सोल एक इन्फॉर्मेटिव सेशन रखा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और जिस तरीके का इसका हमने एक सिचुएशनल एस्पेक्ट लिया कि आप तक बात को पहुँचा सकें, वो मैंने पहुँचाने का प्रयास किया। तो इसको अब बारी बारी से किताब के माध्यम से एलोबरेट करते रहेंगे तो जानकारी आपकी बढ़ती रहेगी। तो इस वीडियो की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो को आप लोग शेयर वेयर तो करते नहीं हो यार, ना आप सब्सक्राइब कर रहे हो। तो जब सब्सक्राइब और शेयर नहीं करोगे ना